नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई थी पंजाब में, उसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। जांच में ये सामने आया कि ये जो चूक हुई है ये लापरवाही के चलते हुई है, क्योंकि जिस जगह ये हुई वहां से सीमा बमुश्किल 10 से 15 किलोमीटर दूर थी। आपको बता दें कि सबसे पहले रिपब्लिक भारत वो सबूत सामने लाया था जिसके जरिए ये पता चल रहा था कि किस तरीके से खालिस्तानी संगठनों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री जी का प्रोटेक्शन का तो कुछ व्यवस्था किया ही नहीं, साथ में साजिश रचने का काम किया। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है जब तक चूक ना की जाए। 5 जनवरी को जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला, बेहद चौंकाने वाला था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में सेंध लग जाती है, वो भी उस जगह जो कि पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब थी, जहां आसानी से ड्रोन या मिसाइल से निशाना लगाया जा सकता था। इस घटना से पूरा देश चकित है। कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर कैसे सेंध लग गई, कैसे पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी, और जब ये अलर्ट था कि आतंकियों की नजर है तो सुरक्षा और कड़ी क्यों नहीं की गई, एसपीजी को सही जानकारी नहीं दी गई, ये भी सामने आ रहा है। बीजेपी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। वो सीधे सीधे पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने ये साजिश की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ एक साजिशन खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था। ये आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी और इस साजिश में कांग्रेस आलाकमान भी हिस्सा था। इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इस बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा को जानकारी उन्होंने क्यों दी। मतलब ये ड्रोन का रेंज में भी था, स्नाइपर का रेंज में भी था और मिसाइल का रेंज में तो था ही था, लेकिन इसका बावजूद, इतना सेंसिटिव इलाका होने का बावजूद और 2 जनवरी में खबर होने का बावजूद पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री जी का प्रोटेक्शन का तो कुछ व्यवस्था किया ही नहीं, साथ में साजिश रचने का काम किया। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है जब तक चूक ना की जाए। मैं भी कई वर्षों से मुख्यमंत्री हूं। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की फिरोजपुर में रैली थी। ये सीमा से लगा जिला है। रैली से पहले प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते हुसैनीवाला के लिए निकले। वो वहां शहीद स्मारक जा रहे थे। इसी दौरान हुसैनीवाला से पहले एक फ्लाईओवर पर उनके काफिले को रोकना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में प्रदर्शनकारी खड़े थे। करीब 20 मिनट तक काफिला रुका रहता है। फिर प्रधानमंत्री वापस लौट जाते हैं। जहां इससे पहले सुरक्षा में चूक का मामला कहा गया, वो सामने आया कि इसके पीछे खालिस्तानी संगठनों का हाथ था। रिपब्लिक भारत ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो दिखाया था, जो कि रैली से पहले का था और जिसमें वह कह रहा था कि प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने वाले को 80 लाख का इनाम मिलेगा। इसके बाद वो सीक्रेट नोट भी आया, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को चेताया था। प्रधानमंत्री की रैली पर आतंकियों की नजर है। सवाल यही उठ रहे हैं कि जब अलर्ट जारी था तो फिर चूक कैसे हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में जो सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी है। ये जांच सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में होगी। इस टीम में 5 सदस्य हैं और आपको बता दें कि बहुत ही जल्द ये सामने आ जाएगा कि इस पूरे मामले में किसकी गलती थी। 5 जनवरी को पंजाब यात्रा के दौरान पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इसकी अगुवाई करेंगी।
जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में होगी। इस कमेटी में उनके साथ एनआईए के डीजी के प्रतिनिधि के तौर पर आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी, सिक्योरिटी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पीएम की यात्रा से जुड़े सारे रिकॉर्ड जांच कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस इंदु मल्होत्रा को देने के लिए कहा। माना जा रहा है कि अब जांच में तेजी आएगी और चूक कहां हुई ये सामने आएगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो मूवमेंट होता है ना, इसका एक बड़ा भारी प्रोटोकॉल है। हर लेवल के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैफिक के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो किसके वजह से हुआ ये एक पार्ट है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे नज़र में, और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी था और शायद उसी लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया भी है, कि आगे इस तरह की घटना ना हो। जब से ये घटना हुई तब से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों पार्टियों का कहना है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी सच्चाई जो है सामने आनी चाहिए देश के, उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। डीजीपी ने क्यों पूरी की पूरी व्यवस्था और रूट सुरक्षित है, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा टीम को दिया। पंजाब के आला अधिकारियों को कांग्रेस की सरकार के किस नेता ने आदेश दिया कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खंडित किया जाए? पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी है। राज्य ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल की अगुवाई में गृह सचिव अनुराग वर्मा के साथ जांच कमेटी बना दी है। वहीं केंद्र ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी अफसरों के साथ सुरक्षा सचिव की अगुवाई वाली जांच कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद ये दोनों जांच अब बंद कर दी गयी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच करेगी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का भी सुझाव देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने ये कहा है कि सीमा पर किसी भी तरीके की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। एलएसी की अगर बात करें तो एलएसी पर चीन हमेशा कोई ना कोई विवाद पैदा करने की कोशिश करता रहता है। जनरल एमएम नरवणे ने कहा है साफ साफ शब्दों में कि चीनी सेना से निपटने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। और पाकिस्तान को भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके की घुसपैठ की कोशिश करेगा तो उसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया जाएगा। घुसपैठ रोकने के लिए तैयार सेना। चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश। भारत अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। दुश्मन की किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। घुसपैठ की कोई भी कोशिश कुचल दी जाएगी। दुश्मन अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उसे पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हो या चीन, किसी की भी चाल नहीं चलने दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया जाता है। सेना प्रमुख जनरल एनएम नरवणे ने चेतावनी दी है कि घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। There is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our Western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us. वहीं दूसरी तरफ चीन के एलएसी पर विवाद जारी है। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के कई दौर हो चुके हैं।
सेना प्रमुख ने चीन को भी संदेश दिया। चीन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी मजबूती से निपटने के लिए तैयार है। While there has been partial disengagement, the threat has by no means reduced, and the force levels are more or less the same, and from our side they have been enhanced. The threat assessment and internal deliberations that we have carried out from time to time have resulted in some reorganization and realignment of forces in keeping with the Army's mandate of ensuring our territorial integrity. And this also caters for the major augmentation that has taken place in the PLA's forces and their infrastructure. While we will continue to deal with the PLA in a firm and resolute manner, necessary safeguards are in place to take care of any contingency. भारत ने अपने मोर्चे मजबूत किए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा हो या फिर लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। सेना की आवाजाही के लिए नई सड़कें बनाई जा रही हैं। पुलों का निर्माण हो रहा है। सेना प्रमुख ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में हमारी क्षमता कई तरह से बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन के बीच बैठक खत्म हो गई है। चुशूल मोल्डो में 14वें दौर की बैठक हुई जो अब खत्म हो गई है। एलएसी विवाद को लेकर ये बैठक हुई है। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई है। आपको बता दें कि 14वें दौर की बैठक हुई जो खत्म हो गई है। लगातार एलएसी विवाद को लेकर कई बार वार्ता हो चुकी है, बैठक हो चुकी है और एक बार फिर से ये बैठक हुई है। चुशूल मोल्डो में ये बैठक हो रही थी। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की ये बैठक थी जो खत्म हो गई है। और अब बात करते हैं कोरोना की, जिसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में आज अगर बात करें तो 27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 40 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो रहा है। आंकड़े रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। और देश की आर्थिक राजधानी अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर पिछले दिनों आंकड़ों में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से उछाल दर्ज किया गया है। यानी कि 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नए केस की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 27,561 केस दर्ज हुए। 40 लोगों की मौत हो गई। 26.22% पर पहुंचा कोरोना संक्रमण दर। एक दिन में कोरोना के इससे ज्यादा केस करीब 8.5 महीने पहले आए थे, जब 20 अप्रैल 2021 को 28,395 केस आए थे। मरने वालों की संख्या भी डराने वाली है। 24 घंटे में 40 लोगों की मौत हुई है। इससे ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा 10 जून 2021 को आया था, जब दिल्ली में 44 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में कड़े नियम लागू हो गए हैं। वीकेंड कर्फ्यू जारी है। नाइट कर्फ्यू लगा है। रेस्टोरेंट, बार, स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। लेकिन मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दिल्ली में अभी लॉकडाउन से साफ इनकार किया गया है। बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की करते हैं। ये तस्वीरें मुंबई के दादर मार्केट की हैं, जहां सब्जी खरीदने वालों की भीड़ लगी है। कोरोना नियम इस भीड़ में कहीं गुम हो गए हैं। मुंबई में पिछले कुछ दिनों तक नए केस में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन बुधवार को एक बार फिर मुंबई में केस बढ़ गए। बुधवार को मुंबई में 16,420 नए केस दर्ज हुए। 7 लोगों की मौत हो गई। पिछले हफ्ते 4 दिन लगातार मुंबई में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस 15,000 से ज्यादा रिकॉर्ड होते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये चिंताजनक बात बीएमसी के लिए जरूर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को लेकर, एक रिस्ट्रिक्शंस को लेकर डिस्कशंस और मीटिंग लगातार टास्क फोर्स के साथ चल रही थी। कहीं ना कहीं राहत मंगलवार को मिली, जब कोविड-19 के केसेस मुंबई में 11,000 दिखाई दिए और साथ ही 2,000 कम दिखाने के ऊपर, और साथ ही जो पॉजिटिविटी रेट है वो 27 से
18% जो है वो बीएमसी की ओर से ऐलान करने के बाद कहीं ना कहीं उनकी चिंता जरूर कम हुई थी, लेकिन फिर अब बीएमसी एक नई चिंता के साथ जरूर दिखाई देगी और इस पर फिर से कहीं ना कहीं एक मीटिंग जरूर करेगी, क्योंकि पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस 16,420 रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं पर 7 लोगों की एक दिन में डेथ हो गई है। हालांकि अब बीएमसी के चीफ इकबाल चहल ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि आने वाले दिनों में जो पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं पर ही अमल किया जा रहा है और उसके बाद अब आने वाले दिनों में सिर्फ सिम्टोमेटिक जो पेशेंट रहेंगे उन्हीं का कोविड टेस्ट किया जाएगा। पॉजिटिविटी रेट कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, ये शंका बीएमसी चीफ की ओर से दी गई है और ये बताया कि अब सिर्फ सिम्टोमेटिक, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादातर जो सिम्टोमेटिक पेशेंट रहेंगे उनके जो टेस्ट है, जो कोविड टेस्ट है, वो बिल्कुल पॉजिटिव आने की संभावना ज्यादा है। यानी अब बीएमसी एक नए नियमों के साथ सामने आ रही है जहां इस पर अमल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है और ये बताया गया है कि अब सिर्फ टेस्टिंग उन लोगों की होगी जिनको सिम्टम्स जो है कहीं ना कहीं सिम्टम्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में बुधवार से पहले लगातार 4 दिन केस कम आए थे। मंगलवार को तो आंकड़ा 11,000 तक गिर गया था, लेकिन एक बार फिर इनमें करीब 40% की वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली और मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर दिन की अगर बात करें तो रोजाना नए केसों का आंकड़ा अब 2 लाख तक पहुंचने वाला है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर में मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है ये चिंता का विषय है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैलती जा रही है। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 10 लाख के पार जा चुकी है। 11 जनवरी को देश में 1,94,720 नए केस आए, 442 लोगों की मौत हो गई। 10 जनवरी को 1,67,348 नए केस आए, 277 लोगों की जान गई। 9 जनवरी को 1,80,438 नए केस आए और 146 लोगों की मौत हो गई। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1-2 दिन में रोजाना आने वाले केसेस का आंकड़ा 2 लाख को पार कर जाएगा। ये खतरे की घंटी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में कोरोना तेज रफ्तार से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,681 नए केस आए। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 2,181, तो नोएडा में 1,992 और गाजियाबाद में 1,526 कोविड केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान राज्य में 3 लोगों की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले करीब 11,000 लोग संक्रमित पाए गए थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सियासी गर्मी काफी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखिए कोरोना भी बहुत तेजी से फैल रहा है। जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में देखिए पिछले 24 घंटे में 13,684 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यानी यह आंकड़ा तेजी से फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि लखनऊ में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। लखनऊ के आंकड़ों की हम बात करें तो लगभग 2,000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर लापरवाही का आलम दिख रहा है। हर चौक चौराहे पर एहतियात बरतने की बात और दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता है और यही वजह है कि कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार रैलियों पर रोक लगी, जो रैलियां हो रही थी, लेकिन सियासी दफ्तरों में जहां भी पार्टी का दफ्तर है वहां भी भीड़ मौजूद है। टिकट के दावेदार मौजूद हैं, तो वहीं जो दूसरे लोग हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं और शायद बिना मास्क पहुंचे लोगों की वजह से ही कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। अगर वक्त रहते लोग नहीं संभले, नहीं समझे तो ये बड़ी मुसीबत बन सकती है। खबर जम्मू से आई। IIT जम्मू में कोरोना विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 1.5 दर्जन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1150 के करीब मामले जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं, जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद सबसे ज़्यादा मामले प्रतिदिन सामने आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने कई पाबंदियां लगाई हैं। 30 के करीब ऐसे इलाके हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। IIT जम्मू में भी अब 17 कोविड के केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद अब किसी को भी अंदर जाने या बाहर आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। जो लोग अंदर हैं उन्हें वहीं पर जो है रखा गया है, जो कोविड पॉजिटिव है उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और भी इंटेंसिफाइड टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जो सिक्योरिटी है वो किसी को ना अंदर जाने की इजाज़त है ना वहाँ से
बाहर आने की इजाज़त यहाँ पर दी जा रही है। बैरिकेड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। हर एक तरह की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से टेस्टिंग जो है वो इंटेंसिफाइड कर दी गई है। कल यहाँ पर मास टेस्टिंग हुई थी, जिसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये सामने आया कि अभी तक 17 केसेस कोरोना वायरस के आए हैं। अब प्रशासन की तरफ से भी कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे, लेकिन IIT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बाहर या अंदर नहीं जाएगा ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना को लेकर लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल वहां 15 तारीख तक किसी भी तरह की रैली जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। अलग अलग राज्य हालात के हिसाब से पाबंदियां लगा रहे हैं। अभी कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और करीब 14 महीने बाद न्यूज चैनल्स की टीआरपी एक बार फिर से आनी शुरू हो जाएगी। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने बार को यह आदेश जारी किया है कि आंकड़े जल्दी से जल्दी जारी किए जाएं। कुछ और भी निर्देश दिए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूज चैनल्स की रेटिंग जल्द आने वाली है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज चैनल्स की टीआरपी जारी करने वाली संस्था बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को कहा है न्यूज चैनल की टीआरपी हर महीने जारी की जाए। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि बार्क न्यूज चैनल्स की रेटिंग महीने के हिसाब से तत्काल प्रभाव से जारी करे, साथ ही पिछले 3 महीने का डाटा भी उपलब्ध करवाएं। नए निर्देशों के मुताबिक अब न्यूज चैनल की टीआरपी 4 हफ्तों में एक बार जारी होगी, यानी महीने में एक बार। मंत्रालय ने एक कार्यकारी ग्रुप भी बनाया है, जिसकी अध्यक्षता प्रसार भारती के CEO करेंगे, जो टीआरपी कमेटी को लेकर रिपोर्ट बनी है या फिर ट्राई की सिफारिशों और नए प्रस्तावों पर काम को देखेंगे। दरअसल 28 अप्रैल 2020 को टीआरपी कमेटी की रिपोर्ट और ट्राई ने अपनी सिफारिशें दी थी, जिसके बाद बार्क ने टीआरपी जारी करने को लेकर कोशिश आगे बढ़ाई। इन सिफारिशों में टीआरपी के नियमों, प्रोटोकॉल और तमाम मानकों को रिवाइज करने की बात कही गई है। साथ ही नियमों को सख्त करने की बात भी कही गई है। प्रस्तावों में बदलाव को लेकर बार्क का कहना है, टीआरपी के नए प्रपोजल्स को लेकर हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं ताकि टीआरपी के नए नियमों के साथ लोगों तक पहुंच बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।